Yes guys, good morning all of you. Today we continue with chapter 2 in accounts, that is your final accounts, sum number 14 धर्मा कर्मा. अब देखो ये चैप्टर वैसे भी आपके लाइफ के लिए अगर अकाउंट्स कर रहे हो, आपने कॉमर्स ले लिया है तो अकाउंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी हम लोग 13 सम तक कर चुके हैं. इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सम जो है और मोस्ट टफेस्ट सम जो है हर्षा छाया, वो हम वैसे कर चुके हैं, लेकिन आपको 15 दिन के बाद कुछ याद नहीं होगा अभी, लेकिन फिर हम रिकॉल कर लेंगे उसको. आज का सम में सिर्फ एडजस्टमेंट 4 ही है, कुछ खास पॉइंट्स नहीं है ज़्यादा, ठीक है. लेकिन जब एडजस्टमेंट कम होगी ना तो हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस के आइटम लंबे दिखेंगे, ज़्यादा दिखेंगे. देखो है ही, ट्रायल बैलेंस के आइटम ज़्यादा हैं क्योंकि एडजस्टमेंट खाली 4 दे रखी है, ठीक है. तो सबसे पहले जैसे हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही कि पूरा क्वेश्चन आपको रीड करना है एक बार, क्या क्या दिया हुआ है सिर्फ ये ध्यान में रखना है. देखो धर्मा और कर्मा यहाँ पे पार्टनर्स हैं और वो प्रॉफिट एंड लॉस. देखो आपकी एक आदत हो जाती है कि ऊपर कोई भी नंबर नहीं दिखता है तो आप क्या ले लेते हो 1:1, जो मैंने आपको पार्टनरशिप का रूल बताया है. पार्टनरशिप चैप्टर का रूल क्या होता है कि अगर 2 पार्टनर हैं या जितने भी पार्टनर्स हैं, अगर कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है तो आप 1:1 ले लेते हो, मतलब इक्वल ले लेते हो. अगर 3 पार्टनर होंगे तो 1:1, मतलब उसको बोलते तो इक्वल ही हैं. आपको अभी भी नंबर नहीं दिख रहे हैं, आपकी आदत क्या होती है, हेडिंग रीड नहीं करते हो. हेडिंग रीड नहीं करते हो और आप क्या कर लोगे, हेडिंग रीड नहीं करोगे तो आप 1:1 ले लोगे, जबकि हेडिंग में कुछ और लिखा हुआ है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है धर्मा एंड कर्मा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो. भाई कैपिटल रेशियो मतलब जो कैपिटल है ना उसका रेशियो निकाला जाएगा, और जो कैपिटल का रेशियो होगा वही आपका पीएनएल रेशियो है. यहाँ पे समझ में आता है. जो आपका कैपिटल का रेशियो कैसे निकालेंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको स्टेटमेंट समझा रहा हूँ वो समझो. कैपिटल रेशियो का मतलब होता है जो आपका धर्मा और कर्मा का जो कैपिटल है, करंट अकाउंट नहीं, जो कैपिटल है उसका रेशियो निकाला जाएगा, और जो कैपिटल का रेशियो है वही रेशियो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो लेना है. समझ में आया. मतलब वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि रेशियो कैसे लेते हैं, लेकिन आपको रीड करने का, आपको ऐसा आदत नहीं होनी चाहिए कि ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1:1 ले लिया. और मैंने उस दिन बताया ना कि आपकी एक मिस्टेक नहीं तो 1 मार्क नहीं कटेगा, आपके कम से कम 3 से 4 मार्क चले जाएंगे, कम से कम याद रख लेना. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ड्राइंग्स दे रखा है डीके का, धर्मा कर्मा. फिर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेस, गुड्स रिटर्न, क्रेडिट. क्या लिखा हुआ है और कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, मतलब हमेशा सेल्स रिटर्न होता है, याद रखना. लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, गुड्स रिटर्न क्रेडिट. मैंने हमेशा गुड्स रिटर्न में आपको समझाया है कि आप हमेशा क्या सोचते हो, क्रेडिट लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप ये सोचोगे कौन सा रिटर्न क्रेडिट होता है, तो आपको एंट्री के अकॉर्डिंग मिलेगा परचेस रिटर्न, लेकिन भाई ये परचेस रिटर्न नहीं है. दूसरा, परचेस रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट होता है, ये डेबिट बैलेंस है. कोई भी रिटर्न का डेबिट बैलेंस है मतलब वो सेल्स रिटर्न है. समझ में आया. और सपोज ये तो चलो बैलेंस दिया हुआ है तो आपको पता चल जाएगा सेल्स रिटर्न है, लेकिन अगर बैलेंस नहीं होता तो, अगर बैलेंस नहीं होता तो आपको क्या पता करने का वो आपको बताता हूँ. गुड्स रिटर्न क्रेडिट लिखा हुआ है, सबसे पहले तुम आ जाओगे क्रेडिट पे. जो तुम करोगे वो बता रहा हूँ एग्जैक्टली. अगर आपके पास बैलेंस नहीं है, बैलेंस है तो चलो काफियों का रटा हुआ है कि डेबिट बैलेंस है, सेल्स रिटर्न होता है, हो गया काम, ठीक है. लेकिन बैलेंस नहीं है तो आपके पास ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट या क्रेडिट बैलेंस सपोज नहीं दिया हुआ है, सारे आइटम्स आप में दिए हुए हैं, आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि इसका बैलेंस कौन सा होगा. तो आप कैसे पता करोगे, तो सबसे पहले लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न क्रेडिट, आप क्रेडिट पे आ जाओगे. अरे कौन सा एंट्री में कौन सा रिटर्न क्रेडिट होता था, तो आपको जवाब मिलेगा परचेज रिटर्न. आपको जवाब मिलेगा परचेज रिटर्न, आप मान लोगे परचेज रिटर्न रॉन्ग. आपको ये देखना है कि वहाँ क्रेडिट लिखा हुआ है, आप ये सोचोगे कि एंट्री में कौन सा रिटर्न क्रेडिट होता है, आपको जवाब मिलेगा परचेज रिटर्न, लेकिन है ये उल्टा. जब क्रेडिट लिखा हुआ है तो आप एंट्री के अकॉर्डिंग जाओगे, क्योंकि और कोई आपके पास रास्ता नहीं है. यहाँ पे आपको वैसे ही जाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि एंट्री में कौन सा रिटर्न क्रेडिट होता है, आपको जवाब मिलेगा परचेज रिटर्न, लेकिन ये परचेज रिटर्न नहीं है, ये है सेल्स रिटर्न. और डेबिट लिखा होता तो परचेज रिटर्न होता. समझ में आया. इसके बाद है रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब डेटर्स. इसके बाद है सैलरी. सैलरी आपने फेब तक पे की है, अप टू फेब, ठीक है. कितना, 13,200, मतलब 11 महीने की सैलरी आपने पे कर दी है, 1 महीने की सैलरी बाकी है. फिर है मशीनरी.
मशीनरी दिया हुआ है लेकिन साथ में डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी भी दिया हुआ है। ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है, हार्ड नहीं बोला मैंने, ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर बिल्डिंग, फिर वेजेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्नीचर, स्टेशनरी एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, कैश बैलेंस, करंट अकाउंट धर्मा का ओपनिंग डेबिट बैलेंस दे रखा है और कर्मा का ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। कैपिटल अकाउंट धर्मा और कर्मा, देखो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस होता है। कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है, याद रख लेना। ड्राइंग्स का डेबिट ही होता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पहले भी मैंने बोला सी कैपिटल क्रेडिट ही होता है, ड्राइंग्स डेबिट ही होता है। डेटर और क्रेडिटर में भी ये ट्रिक काम कर जाती है, डेटर डेबिट ही होता है, क्रेडिटर क्रेडिट ही होता है। लेकिन पार्टनर्स करंट अकाउंट का कोई फिक्स्ड बैलेंस नहीं होता, जो दिया हुआ है वो हमको लेना है। आपका क्वेश्चन होगा सर नहीं दिया हो तो नहीं दिया होगा, ऐसा होगा ही नहीं। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपके पास दिया होगा कि वो डेबिट है कि क्रेडिट है। इसके बाद सेल्स दिया हुआ है, गुड्स रिटर्न डेबिट। अगेन फिर इसको लॉजिकली चले जाते हैं थोड़ा बहुत। गुड्स रिटर्न जैसे ही डेबिट लिखा हुआ है आपके ध्यान में आएगा कि कौन सा रिटर्न डेबिट होता है, आपके दिमाग में आएगा सेल्स रिटर्न, लेकिन ये क्या है, और वैसे भी बैलेंस क्रेडिट है तो परचेज रिटर्न होगा। पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स। फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, करेक्शन है क्या यहाँ पे, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो वेजेस ले लेंगे अपने। लेकिन वेजेस आउटस्टैंडिंग और सैलरी आउटस्टैंडिंग जो भी दिया हुआ है, अगर हम सैलरी आउटस्टैंडिंग लेते हैं तो वो जाएगा तो लायबिलिटी में, लेकिन वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो अगेन लायबिलिटी में जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग में इफेक्ट आ रही है। फिर धर्मा से लोन लिया, आप किसी से भी लोन लो, लोन क्या है, कर्जा, कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में। और ये आप पार्टनर से लोन ले रहे हो, पार्टनर से लोन ले रहे हो तो अगर इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हुआ है तो आपको 6% कैलकुलेट करना है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। देखो पीएनएल अप्रूव में क्या जाता है, पीएनएल अप्रूव में भी खर्चा और इनकम ही आती, करंट ईयर का खर्चा ही आता है, करंट ईयर की इनकम ही आती है, लेकिन पार्टनर के रिलेटेड है। अगेन सेम क्वेश्चनिंग आपका आएगा कि सर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, हमने धर्मा से लोन लिया तो ये तो पार्टनर से लेन देन हुई, तो इसका खर्चा तो यहाँ जाना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप किसी से भी लोन ले लो, उसका ब्याज कहाँ आएगा, पीएनएल में। हर रूल के कोई ना कोई एक्सेप्शंस होते हैं। आपके पार्टनर के रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है वैसे वो यहीं जाता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रांजैक्शन वो यहीं आना है। आप लोन भले किसी से भी लो, थर्ड पार्टी से लो, घर वालों से लो, पार्टनर से लो, जिससे लोन आए, इंटरेस्ट ऑन लोन यहीं आना है, वो याद रख लेना। और लोन जिससे ले रहे हो, लोन सिर्फ लोन की बात कर रहा हूँ, वो लायबिलिटी है, वो हमेशा यहाँ जाएगा, आप किसी से भी लोन ले लो लायबिलिटी में। और इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा यहाँ आएगा पीएनएल में, डेबिट साइड, आप किसी से भी लोन ले लो, ये याद रखना अच्छे से। समझ में आया? आप ऐसा क्यों, ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, मैंने पहले भी आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन लोन का इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, वो बोला है खाली पीएनएल में आएगा। पहले की बुक्स में मैंने आपको बताया था यहाँ आता था पीएनएल अप्रूव में, क्योंकि वो पार्टनर के रिलेटेड अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो वो यहाँ आना चाहिए एक्चुअली, लेकिन अब इन्होंने बुक्स में, न्यू बुक्स में यहाँ दिया है। इसके बाद देखो फर्नीचर, सॉरी, लोन ऑफ धर्मा हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैंक ओडी, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, मैंने पहले भी बताया है, बैंक ओडी की जगह बैंक बैलेंस भी दे रखा हो सकता है, लेकिन वो होगा क्या, बैंक ओडी होगा। क्रेडिट साइड होगा तो, डेबिट साइड बैंक बैलेंस लिखा हुआ है तो वो बैंक बैलेंस ही है, लेकिन क्रेडिट साइड बैंक बैलेंस लिखा हुआ है तो वो क्या होता है, बैंक ओडी होता है, ठीक है। इसके बाद देखो एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 21,000 का, जिसमें स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2,000 का इंक्लूडेड है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी जल्दी, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब सिंपल, जो स्टॉक बच गया है, गुड्स वुड्स छोड़ दो, मैंने सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक बोला। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है जो गुड्स बच गए, जो इस साल में बिके नहीं है, इस महीने में नहीं, इस साल में ही बिके नहीं है, उसे क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। लेकिन अकाउंट्स में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है, मतलब हम गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं। किसी और का क्लोजिंग स्टॉक होगा तो नाम लिखा होगा, जैसे आगे लिखा है, इन्होंने बोला है कि अपना गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 21,000 बता रहा है, ये बता रहे हैं, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं उस 21,000 में स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक 2,000 इंक्लूडेड है, तो स्टेशनरी गुड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि हम स्टेशनरी की दुकान नहीं चला रहे हैं भाई, हम नॉर्मल बिजनेस चला रहे हैं।
ठीक है। तो आपका जो ये क्लोजिंग स्टॉक है गुड्स का, उसमें स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक मिक्सअप नहीं होना चाहिए। दोनों क्लोजिंग स्टॉक है, दोनों एसेट्स में ही आएंगे और टैली भी हो जाएगा शायद, लेकिन फिर भी आपको अलग अलग स्टॉक अलग अलग बताना है, ठीक है। आप चावल बच गए उसका स्टॉक अलग बोलोगे और दाल बच गई इसका स्टॉक अलग बोलोगे, दोनों मिक्सअप करके खिचड़ी नहीं बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक अलग बताना है और आपको स्टेशनरी का स्टॉक अलग बताना है। हमने किया क्या, हमने 2000 की स्टेशनरी बच गई है तो वो भी क्लोजिंग स्टॉक है, वो हमने गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक के साथ इंक्लूड कर दिया, तो वहाँ से हम बाहर निकालेंगे। और एक और चीज़ रेक्टिफिकेशन के फॉर्म में याद रखो कि कोई भी क्लोजिंग किसी का भी हो वो आएगा एसेट्स में आता है, किसी का भी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का बेसिक डेफिनेशन मैंने क्या बताया, गुड्स, स्टेशनरी, मेडिकल, ये वो सब बाद में। क्लोजिंग स्टॉक का बेसिक डेफिनेशन क्या है, जो गुड्स बच गए, और जो गुड्स इस साल में बच गए मतलब इस साल में यूज़ नहीं हुए तो कब यूज़ होंगे, अगले साल, जो अगले साल में हमको सर्विस मिलेगी, जो कुछ भी फ्यूचर में मिलेगा वो हमारी, इसलिए हर क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स में जाता है, किसी का भी क्लोजिंग स्टॉक हो, ठीक है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो हम आगे देखते हैं, अभी हम रीड कर रहे हैं। फिर ऑन मशीनरी डेप्रीशिएशन रेट इज टू बी इंक्रीज्ड अप टू 10%। क्या बोला गया है, डेप्रीशिएशन रेट इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, इंक्रीज की जगह एक और वर्ड आता है एप्रिशिएटेड, ये वर्ड भी आ सकता है। तो जब कभी एक डेप्रीशिएशन ऑलरेडी दे रखा है और दूसरा डेप्रीशिएशन एडजस्टमेंट में पूछा गया है, तो जो दे रखा है ना डेप्रीशिएशन, वो मशीनरी के साथ ऐड हो जाएगा। आई रिपीट, फिर से बता रहा हूँ, ये पॉइंट मशीनरी की है और उसके डेप्रीशिएशन की है। अपने ट्रायल बैलेंस में देखा आपके पास मशीनरी है, कैलसी हाथ में उठाओ, आपके पास ऑलरेडी मशीनरी है, कितने की है, 71760, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में डेप्रीशिएशन भी दिया हुआ है, मैंने आगे करने को कुछ बोला नहीं, मैंने खाली बोला कि मशीनरी का अमाउंट लिखो वहाँ पे, बस आगे सुनो। आपके पास ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी डेप्रीशिएशन दे रखा है और डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी की एडजस्टमेंट भी है। जब कभी ऐसा हो, याद रखना, ये आपके लिए नया है, जो सुन रहे हो सुनो पहले, जब कभी ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में डेप्रीशिएशन दे रखा हो और आपके पास डेप्रीशिएशन की एडजस्टमेंट भी हो, तो जो डेप्रीशिएशन दे रखा है ना उसको पहले फिर से ऐड कर दोगे मशीनरी के साथ। तो मशीनरी 71760 है प्लस डेप्रीशिएशन उसके साथ ऐड कर दो, आप डेप्रीशिएशन दोबारा निकालोगे जैसे हम करते हैं वैसे 10%, ठीक है। जो एडजस्टमेंट में दे रखा है 10%, उसका 10% आपको निकालना है। और इसका दूसरा पॉइंट, अगर ट्रायल बैलेंस में डेप्रीशिएशन दे रखा है और एडजस्टमेंट में कोई डेप्रीशिएशन की बात नहीं है, तो फिर क्या होगा, मशीनरी जाएगी एसेट्स में और डेप्रीशिएशन ऑलरेडी निकला हुआ है। देखो डेप्रीशिएशन हमारे लिए क्या है, इट इज़ एन एक्सपेंस, डेप्रीशिएशन एक्सपेंस है, और ट्रायल बैलेंस में डेप्रीशिएशन दे रखा है का क्या मतलब होता है कि ये एक्सपेंस हम पे कर चुके हैं। लेकिन भाई डेप्रीशिएशन कैसे पे कर चुके हैं, डेप्रीशिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंस होता है। ट्रायल बैलेंस के बेसिक रूल क्या थे, डेबिट साइड अगर कोई भी खर्चा दे रखा है मतलब वो खर्चा हम पे कर, और कोई भी इनकम दे रखी है ट्रायल बैलेंस में मतलब वो इनकम मिल। लेकिन भाई डेप्रीशिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंस है ना, डेप्रीशिएशन जब होता है पैसा जाता कहाँ है उस समय, पैसा तो ऑलरेडी जा चुका है, खाली हर साल क्या हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू, ये हमारा डेप्रीशिएशन का एक्सप्लेनेशन है। लेकिन ट्रायल बैलेंस में डेप्रीशिएशन देने का मतलब होता है कि उतना डेप्रीशिएशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं। मेरा बोलने का सिर्फ इतना ही मतलब है जो आपको समझाना है कि अगर डेप्रीशिएशन की एडजस्टमेंट अलग से नहीं दे रखी हो, जैसे अभी दे रखी है, वो नहीं होती, और ट्रायल बैलेंस में डेप्रीशिएशन दे रखा होता तो आपको कोई मगजमारी नहीं करनी है, मशीनरी चली जाती एसेट्स में, डेप्रीशिएशन चला जाता पीएनएल में डेबिट साइड, खत्म। वो माइनस नहीं होता क्योंकि माइनस हो चुका है। जो आप मशीनरी का अमाउंट देख रहे हो ना, वो डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद वाला अमाउंट है, समझ में आता है। और अगर रेट ऑफ डेप्रीशिएशन एडजस्टमेंट में दे रखा है तो आपको सिंपल सा ट्रायल बैलेंस में जो ऑलरेडी डेप्रीशिएशन दे रखा है वो पहले प्लस कर दो, प्लस करके जो अमाउंट मिला, अब जैसे आप करते थे डेप्रीशिएशन निकालते थे वैसे निकालो। उसकी दो इफेक्ट आएगी, क्योंकि एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट आती है, एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट आती है। तो एक आप डेप्रीशिएशन वहाँ पे 7800 माइनस कर देते और दूसरा यहाँ पे 2 डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी दिखाते 7800, फिर वो ट्रायल बैलेंस वाला नहीं आता। देखो ट्रायल बैलेंस की आइटम की सिंगल इफेक्ट आती है ना, तो वो सिंगल इफेक्ट तो हमने दिखा दी ना, हमने मशीनरी के साथ वहाँ पे प्लस कर दिया था, समझ रहे हो। एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट आती है, दो दिखा दी, एक हमने वहाँ माइनस किया, एक हमने
P&L में दिखाया, और एडजस्टमेंट नहीं होता तो मशीनरी जाती 71,000 जो भी है वहाँ पे जाती, और जो ट्रायल बैलेंस में डेप्रीशिएशन दिया हुआ है वो जाता P&L। समझ में आया? इसके बाद देखो, क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹1000 आपने उधार में सेल किया 1000 रुपये का, इज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक बाय मिस्टेक। भाई आपने किया था सेल, आपने कहाँ दिखा दिया? परचेज रिटर्न में दिखा दिया, तो गलत हो गया। तो यहाँ पे टोटल 4 इफेक्ट आएगी। एक तो सही की 2 इफेक्ट आएगी कि आपने उधार पे बेचा तो डेटर बनेगा सामने वाला बंदा, तो एक डेटर इंक्रीज़ होगा, सेल इंक्रीज़ होगी। ये होना चाहिए था, जो आपने नहीं किया वो करो। और आपने क्या कर दिया गलती से? आपने परचेज रिटर्न बुक में दिखा दिया। अब आप परचेज रिटर्न में से माइनस करोगे, लेकिन भैया परचेज रिटर्न खुद किस में से माइनस होता है? परचेज में से। मतलब आप परचेज में से माइनस करोगे, और आप कहाँ माइनस करोगे? क्रेडिटर में माइनस करोगे। क्रेडिटर में माइनस करोगे ना? समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो, आपने परचेज रिटर्न किया जबकि आपका परचेज रिटर्न था नहीं, तो आपने क्रेडिटर भी पहले क्या कर दिया होगा? माइनस कर दिया होगा। देखो, हमने कहाँ दिखा दिया? हमने परचेज रिटर्न में दिखा दिया। और परचेज रिटर्न खुद कहाँ माइनस होता है? मतलब हमने परचेज को कम नहीं करना है, मतलब हमने परचेज को कम कर दिया तो क्या करेंगे? परचेज में प्लस करेंगे ना, परचेज को इंक्रीज करेंगे। देखो, एग्जाम्पल लेके देखने का हमेशा अगर नहीं आता है, आपका 20,000 का सपोज परचेज था, आपने 1000 रुपये यहाँ दिखा दिया जो नहीं दिखाना था, आपने 1000 रुपये यहाँ दिखा दिया है। और क्यों, कहाँ दिखाया है? परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होता है, जो हुआ ही नहीं है। हमने परचेज रिटर्न किया ही नहीं है, तो हमने उल्टा परचेज को कम कर दिया है ना। तो हमने इसको कम कर दिया है, तो हमने क्रेडिटर को भी कम, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि वापस परचेज को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो क्रेडिटर को भी। समझ में आया? मतलब एक तरह से क्या हो रहा है? चारों जगह प्लस होगा, चारों जगह प्लस होगा। सेल्स भी हो रहा है, डेटर भी इंक्रीज हो रहे हैं, और इसकी इफेक्ट भी कुछ ऐसी आ रही है कि यहाँ पे भी प्लस होगा और क्रेडिटर्स में से भी। एक चीज़ हमेशा याद रख लेना, अगर परचेज में प्लस हो रहा है ना, तो क्रेडिटर में कभी माइनस नहीं होता है, वो याद रखना। परचेज में प्लस हो रहा है तो क्रेडिटर में भी प्लस ही होता है। आप भले लॉजिक के साथ जाओ या ना जाओ, लॉजिक बनेगा ऐसा ही कि परचेज में प्लस होता है ना, तो क्रेडिटर में भी प्लस ही होता है। परचेज में से माइनस होगा तो क्रेडिटर में भी माइनस ही होगा। डेटर के साथ, मतलब सेल्स के साथ प्लस होगा तो डेटर में भी प्लस ही होता है। सेल्स में से माइनस होगा तो डेटर में से भी माइनस होता है। इनका ऑपोजिट इफेक्ट नहीं होता है कभी। वो करना आपने को लॉजिकली ही है, लेकिन ये चीज़ का ध्यान, ऑब्जर्वेशन रखो कि ऐसा होता है, तो आपको गलती पता चलेगी। जैसे अभी हम एक्सप्लेनेशन में क्या हो रहा था पता है? कि हम यहाँ से माइनस कर रहे थे, शायद वहाँ पे प्लस कर रहे थे, ऐसा कुछ हो रहा था। तो फिर अगर आपको पता होगा कि नहीं यहाँ माइनस होता है और वहाँ पे भी हमेशा माइनस ही होता है, तो आपको अपनी गलती पता चल जाएगी। ठीक है? रट्टाफिकेशन है ना, लॉजिक को सपोर्ट करता है। काफ़ी बच्चे कुछ डीप लॉजिक में चले जाते हैं, जितना जाना नहीं चाहिए काफ़ी बार, कि अननेसेसरी चले गए। तो रट्टा वहाँ पे आपको कोई गलती से बचा देगा। अगर आपको ये पॉइंट याद रहेगी कि यहाँ माइनस होता है, वहाँ पे माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, वहाँ प्लस होता है, और आप भूल से लॉजिकली गलत कर रहे हो कि यहाँ माइनस कर दिया, वहाँ पे प्लस कर दिया, तो वो गलती आपको बचा देगा रट्टा। ठीक है? तो वो ध्यान रखना। इसके बाद वन-फोर्थ शेयर ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। देखो, कभी भी कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर आए तो हमेशा याद रखना प्रीपेड होता है, क्योंकि हम अगले साल में वही चीज़ लेके जाएंगे जो इस साल की नहीं है। ठीक है? और यहाँ पे क्या बोला गया है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का 1/4 शेयर हम अगले साल लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे हैं भाई? उसका मतलब एक ही होता है, क्योंकि वो इस साल का खर्चा नहीं है। आपने पे तो कर दिया है, लेकिन वो खर्चा इस साल का। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 36,000 है। 36,000 का 1/4 मतलब 9,000 रुपया। 9,000 रुपया इस साल का नहीं है, मतलब प्रीपेड है। तो प्रीपेड माइनस कर दोगे 36 में से, इस साल का खर्चा 27 हो जाएगा, और 9,000 आप लेके चले जाओगे एसेट्स में, क्योंकि उसकी सर्विस आपको फ्यूचर में मिलेगी। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक वाली पॉइंट से भी पहले हम लोग ये करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस वगैरह दिखाते हैं। करंट अकाउंट का धर्मा का 17,000 टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 1/4/2016, क्योंकि अपना करंट ईयर 16-17 है।
इसमें से कुछ कुछ चीज़ें तुम लोग को समझ में आएगी हाँ आदर्श, और जैसे ये सब चीज़ रट्टा मारना होता है खाली, ये हमको डेबिट साइड लिखना है, वो क्रेडिट साइड लिखना है, देख के लिखना है। कर्मा का करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या है, देखो 14,000 और क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड कर्मा का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, इसको भी हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। कोई भी ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉट फॉरवर्ड ही लिखा जाता है। डेबिट साइड लिखोगे तो 2, क्रेडिट साइड लिखोगे तो बाय, ठीक है। इसका भी डेट सेम आ जाएगा 1/4/2016। इसके बाद हम ड्राइंग्स कॉपी कर देते हैं, 7,500 और 5,000, 7,500 और 5,000, ये क्या आ गया, ये आ गया ड्राइंग्स। और इसका डेट हमको पता नहीं है तो हम ईयर दे देते हैं 16-17, ठीक है। अब एडजस्टमेंट पे आ जाओ। अभी अभी हमने एडजस्टमेंट डिस्कस की, फिर से डिस्कस करवा देता हूँ आपको। हमारा क्लोजिंग स्टॉक, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट्स में लिखा हो मतलब हम गुड्स की बात कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ एक गुड्स ही है, जब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स नहीं बोला जाता, खाली क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, उसका मतलब गुड्स की बात कर रहे हैं। बाकी किसी का भी क्लोजिंग स्टॉक होगा ना मेंशन होगा, क्योंकि कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है यहाँ पे सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है, मतलब हम गुड्स की बात कर रहे हैं। गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 21,000 का है। बैठा जा रहा है ना, नहीं तो जाओ, हो जाएगा बाद। क्लोजिंग स्टॉक 21,000 का है गुड्स का। उस 21,000 में 2,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इंक्लूडेड है। आप इमेजिन करो कुछ गुड्स हैं आपके पास, जो भी चीज़ है, उस चीज़ में किसी और चीज़ की मिलावट है, मतलब किसी और चीज़ रखी गई है। तो यहाँ पे 21,000 का मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, उसमें 2,000 का स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक भी मैंने मिक्सअप कर दिया है। मतलब एक्चुअली मेरे गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 19,000 का, बराबर। तो बट वैसे कि मुझे 21,000 नहीं दिखाना है, मुझे स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक अलग दिखाना चाहिए और गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक अलग दिखाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है। ये क्लोजिंग स्टॉक मैं यहाँ पे दिखा दूंगा 19,000 और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा यहाँ पे। उसी तरह आप पहले ये देखो, स्टेशनरी आपका खर्चा है नॉर्मली। देखो एसेट्स वगैरह तो बाद में आता है। मैंने आपको लास्ट कुछ लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट चीज़ बोली थी, कोई भी लायबिलिटी पहले लायबिलिटी नहीं होती, पहले वो आपका खर्चा होता है। खर्चा अगर आपने करंट ईयर में पे नहीं किया होता तो आपका पे करना बाकी होता है, इसलिए लायबिलिटी होती है। और कोई भी एसेट्स नहीं होती, पहले वो आपकी इनकम होती है। इनकम आपको समय पे करंट ईयर में नहीं मिली, तब वो आपको फ्यूचर में मिलेगी। जो कुछ फ्यूचर में मिले वो आपकी एसेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेशनरी नॉर्मली वैसे तो आपका खर्चा है, चेक करो, देखो आपने स्टेशनरी का खर्चा किया होगा, ठीक है। डेबिट साइड 7,000 का खर्चा किया है और 2,000 का स्टॉक रह गया। देखो मैंने इस साल में 7,000 तो दे दिए, जहाँ से भी स्टेशनरी परचेज की होगी मैंने उसको 7,000 दे दिए। 7,000 की स्टेशनरी आ गई मेरे पास, 7,000 की स्टेशनरी, ठीक है। मेरे पास 7,000 की स्टेशनरी आ चुकी है, लेकिन इस साल में यूज़ कितनी हुई, 2,000 की स्टेशनरी बच गई। तो कब काम आएगी, अगले साल काम आएगी मुझे, ठीक है। तो वो मेरा स्टॉक बच गया। तो यहाँ पे पहले आ जाओ तुम। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका लॉजिक स्टेशनरी के साथ अप्लाई कर रहे हैं। इसका लॉजिक कोई स्टेशनरी के साथ अप्लाई नहीं करना है आपको। ये 19,000 का कैलकुलेशन आपको दिखाना है तो दिखा सकते हो। यहाँ पे लिखो क्लोजिंग स्टॉक 21,000, उसमें से माइनस कर दो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2,000, आ गया 19,000। फिर यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 19,000 ऐसे ही दिखा देना। अगर आपको कैलकुलेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल ये लो, ये 21,000 माइनस मैंने इस स्टॉक में से ये क्लोजिंग स्टॉक किसका है, गुड्स का। गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक में से स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मैंने माइनस किया, ये आ गया 19,000, बराबर। लेकिन अब स्टेशनरी वाली पॉइंट बाकी है। मैंने आपको बोला कि स्टेशनरी का मैंने करंट ईयर में खर्चा कितना किया है भाई, मैंने स्टेशनरी का 7,000 का खर्चा किया है। क्या वो 7,000 का खर्चा करंट ईयर का ही है, वो आपको एडजस्टमेंट बताती है। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होती तो 7,000 का जो मैंने खर्चा किया है वो करंट ईयर का ही माना जाता। लेकिन एडजस्टमेंट बोल रही है, क्या बोल रही है भाई, सर आपका 2,000 का स्टॉक बच गया तो आपका खर्चा करंट ईयर का हुआ कितना। अगेन स्टिल कुछ बच्चों को ये क्लियर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो पैसे और चीज़ों के बीच में डिफरेंस नहीं समझते। उनको यही लगता है मेरा 7,000 जा चुका है ना, मेरा 7,000 का खर्चा हुआ, मेरा 7,000 जा चुका है ना, मेरा 7,000 का खर्चा हुआ। पैसा जाना और खर्चा ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अकाउंट्स में कैश अलग हो गया, एक्सपेंस अलग हो गया। आपका 7,000 जा चुका है नो डाउट,
2000 वापस नहीं आ रहा है, लेकिन खर्चा आप उसी को बोलोगे जो करंट ईयर में यूज़ हो रहा है, वो आपका करंट ईयर का खर्चा है। तो फिर आप क्वेश्चनिंग करोगे तो क्या सर मेरा 5000 का ही खर्चा हुआ? करंट ईयर का 5000 का ही हुआ, आपकी जेब से 7000 जा चुके हैं। तो आप बोलोगे क्या सर मेरा 7000 का खर्चा नहीं है? क्या है, लेकिन करंट ईयर का 5 ही है। ये करंट ईयर बार बार बीच में आता है, और क्योंकि आप बुक्स करंट ईयर के बना रहे हो, दैट्स वाई आपका 7000 का ही खर्चा है, और कोई पैसा वापस नहीं आ रहा है। स्टेशनरी आपके पास 7000 की है, लेकिन हम बुक्स करंट ईयर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे 7000 की चीज़ें आपके पास आ चुकी है, लेकिन 2000 का स्टॉक बच गया। तो और यहाँ पे हम लोग क्या दिखाते हैं? यहाँ पे टोटल खर्चा नहीं दिखाते, यहाँ पे हम करंट ईयर का खर्चा ही दिखाते हैं। इसलिए स्टेशनरी में से यहाँ पे आप लिखोगे स्टॉक, मतलब वही क्लोजिंग स्टॉक 2000 का बच गया, तो आपका करंट ईयर का खर्चा कितना हुआ? और 2000 का जो स्टॉक आपके पास बच गया, उसकी सर्विस आपको कब मिलेगी? जो कुछ फ्यूचर में मिले वो आपकी एसेट्स है। और दूसरा रट्टा आप ये भी मार सकते हो कि कोई भी क्लोजिंग स्टॉक हो एसेट्स में तो जाएगा, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, ये जो अभी अभी आपने यहाँ से निकाला था ना, ये 2000 माइनस किया था, ये अलग से दिखाना होगा। समझ में आया? इसके बाद देखो मशीनरी वाली पॉइंट। तो मशीनरी आपके पास ऑलरेडी कितने की है? तो मशीनरी 71,760 आपके पास ऑलरेडी एक डेप्रीशिएशन दे रखा है, वो डेप्रीशिएशन आपको प्लस करना है, ठीक है। वो डेप्रीशिएशन कितना है? 6240, टोटल 78,000 आ गया। अब इस पे आपको 10% डेप्रीशिएशन निकालना है, जो माइनस होगा, दैट इज 7800 है। तो 70,200 और डेप्रीशिएशन आपके करंट ईयर का एक्सपेंस है। टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 7800 आया समझ में? थर्ड पॉइंट में बोला गया है आपने 1000 रुपये का क्रेडिट सेल किया है, लेकिन आपने भूल से परचेज रिटर्न बुक में दिखा दिया, बराबर, ये पॉइंट है। तो सेल आपकी ऑलरेडी सेल कितने की है? 1,20,000 की। तो पहले वो सेल ले लो, आपका टोटल सेल आपका 1,20,000 का है, ठीक है। अब आपने उधार में सेल किया और जो आपने दिखा दिया उल्टा परचेज रिटर्न में, लेकिन आपने किया तो सेल है। तो पहले राइट इफेक्ट दिखा दो कि आपने सेल किया है, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया है, तो यहाँ पे दिखा दो प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स। और आपने उधार में सेल किया है तो डेटर, तो डेटर ऑलरेडी कितने के हैं? रिसीवेबल्स लिखे हुए हैं 27,400 प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स कितना? 1000, ये हो गया 28,400। ये आपके ओरिजिनल डेटर्स, एक्चुअल डेटर, ठीक है। अच्छा, ये आपने राइट इफेक्ट दिखा दी जो आपने नहीं किया था। अब आपने गलत क्या किया है उसको सुधारो, ठीक है। आपने कहाँ दिखा दिया है? आपने परचेस रिटर्न में दिखा दिया है, लेकिन भाई परचेस रिटर्न कहाँ जाता है? परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस होता है, मतलब आप परचेस में से माइनस कर चुके हो, जो नहीं होना चाहिए था, तो आप परचेस में प्लस कर दोगे। परचेस कितने का है? 80,000 का। तो ये टू परचेजेस 80,000 का ऑलरेडी आपके पास परचेज है, उसके साथ आप यहाँ पे दिखा सकते हो रॉन्गली रिकॉर्डेड 1000 रुपये। और क्रेडिटर्स मतलब पेएबल्स कितने के हैं? 79,000 और यहाँ पे भी आप प्लस कर दोगे, ठीक है, क्योंकि आपने परचेस कम कर दिया था तो आपने साथ में क्रेडिटर्स भी कम कर दिए थे। समझ में आया? फिर लास्ट जो पॉइंट है आपकी 1/4 शेयर ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इज कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो आपका एडवर्टीजमेंट का टोटल खर्चा जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, ट्रायल बैलेंस क्या बोलता है? ट्रायल बैलेंस बोलता है कि इतना खर्चा करंट ईयर में हो चुका है। ट्रायल बैलेंस इतना बोलता है कि करंट ईयर में इतना खर्चा हो चुका है, करंट ईयर का है, वो ट्रायल बैलेंस नहीं बोलता, ठीक है। तो करंट ईयर में कितना हो चुका है? 36,000। अब एडजस्टमेंट आपको ये बोल रही है कि जो 36,000 का खर्चा आप कर चुके हो, उसमें से 1/4 मतलब 9,000 का अमाउंट आपका अगले साल का है, इस साल का नहीं है, ठीक है। तो खर्चे की बात आ रही है तो आप आ जाओ यहाँ पे। टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, आपने करंट ईयर में 36,000 का खर्चा किया, लेकिन उसमें से 1/4 अमाउंट इस साल का नहीं है, तो 9,000 आप माइनस कर दो, बराबर।
और ये आ जाएगा यहाँ पे प्रीपेड हमारी एसेट्स होती है क्योंकि इसकी सर्विस फ्यूचर में मिलेगी, क्योंकि खर्चा तो जा चुका है, हो चुका है, सर्विस उसकी अभी नहीं मिल रही है। ये आपकी एडजस्टमेंट्स हो गई ख़त्म। अब आ जाओ आप ट्रायल बैलेंस पे, सिंगल इफेक्ट आएगी। ओपनिंग स्टॉक सबसे ऊपर आता है ट्रेडिंग में 2, ओपनिंग स्टॉक कितना, परचेज हो गया। गुड्स रिटर्न क्रेडिट मतलब ये सेल्स रिटर्न है, तो ये सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं कितना, फिर रिसीवेबल्स मतलब डेटर हो गया। सैलरी देखो अप टू 28 बोला है, अपना करंट ईयर ख़त्म कब होता है 31 मार्च को, और ये 28/2 तक आपने पेमेंट किया है 13,200 मतलब 11 महीने का पेमेंट हो चुका है। ठीक है, तो 13,200 को 11 से डिवाइड कर दो तो 1 महीने का अमाउंट मिल जाएगा। तो 2 सैलरी 13,200 आप पे कर चुके हो जो 11 महीने का है, प्लस अनपेड यहाँ आउटस्टैंडिंग 1200 है। ठीक है, 14,000। अब देखो टोटल आपके सैलरी का करंट ईयर का खर्चा कितना है 14,400, जिसमें से आप 13,200 पे कर चुके हो। कैसे पता चला, ट्रायल बैलेंस बोल रहा है। और 1,200 रुपये पे करना, तो कब पे करेंगे, जो कुछ फ्यूचर में पे करे वो हमारी, तो लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी या अनपेड सैलरी जो भी आपको लिखना हो 1200। इसके बाद मशीनरी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। बिल्डिंग 80,000, बिल्डिंग 80,000। वेजेस आपके हैं 1,600, वेजेस आता है ट्रेडिंग में। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा जनरल एक्सपेंस है कितना 1,800। फिर डिस्काउंट अलाउड 3,200। फिर अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन पहले कैलकुलेट कर लें। दरमा से लोन लिया था, कितने का लोन लिया दरमा से अपन ने 30,000 का, तो पहले यहाँ पे दिखा दो लोन ऑफ दरमा, ये बाहर लिख दो 30,000। 30,000 का 6% 1,800, 1,800 पूरे साल का हमको पे करना है, ये आपको एडजस्टमेंट बोल रही है। लेकिन उसमें से आप कितना पे कर चुके हो 1,200, तो 600 रुपये पे करना बाकी है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 1,200 आप पे कर चुके हो, टोटल आपको 1,800 पे करना है, तो आउटस्टैंडिंग हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, जिसमें से हम 1,200 पे कर चुके हैं और 600 रुपया पे करना, तो कब पे करेंगे, जो कुछ फ्यूचर में पे करे वो हमारी। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 600। फिर फर्नीचर 87,000। फिर हो गया। कैश बैलेंस हमारी एसेट्स है कितना, फिर करंट अकाउंट दरमा हो गया। कैपिटल अकाउंट हम डायरेक्टली यहाँ दिखा देंगे कितना 140 120। अच्छा, रेशियो बता देता हूँ, अच्छा हुआ बताया। देखो रेशियो कभी भी कैसे निकालने का, आराम से जगह छोड़ के ये अमाउंट लिखने के, दोनों में कॉमन जीरो कितने कट रहे हैं, दोनों में क्या बच गया 14 और 12। टेबल जा रहा है किसी का, 2 का, ठीक है, 7:6। आप 7:6 लो या 14:12 लोगे ना तो भी आंसर आएगा। क्योंकि ये क्या है, इक्विवेलेंट रेशियो है ना, इक्वल रेशियो नहीं बोलते इसको, इक्विवेलेंट बोलते हैं। इससे देखो, इससे ये निकला ना, तो इससे भी सेम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इससे भी सेम ही अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इवन आपको रेशियो नहीं निकालने आता है ना, उसकी भी तरकीब है मेरे पास। आपको अगर ये कटिंग करने नहीं आती है तो भी चलेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं तुमको देता हूँ। चलो, ये टोटल 13 हो गया ना, अब टोटल 13 हो गया, मतलब 13 के टेबल में 26,000 अमाउंट ले लेते हैं हम। लो सब लोग कैलसी में 26,000 लिखो, 26,000 लिखा, इंटू 7 डिवाइड बाय टोटल करो, इंटू 26,000 इंटू 7 डिवाइड बाय टोटल मतलब 13, 14,000 आया। वो अमाउंट लिख दो साइड में एक ऐसे ही। अब 26 में से एक 14,000 आया है तो दूसरा 12,000 ही आएगा। वो कैसे निकलेगा, 26,000 इंटू 6/13 करो तो 12,000 आएगा।
मतलब आपको जो दो अमाउंट मिले वो 14 और 12 है, ठीक है। मतलब अगर 26,000 को हमको रेशियो में बांटना होता तो अब एक काम करते हैं, मैंने 7:6 लिया था ना, अब ये ले लेते हैं 26,000 इंटू 14 डिवाइड बाई 26 लो तो भी वही आया, और 26,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 26 लो तो भी वही आया। चलो तुमको ये दोनों निकालने नहीं आते हैं, कटिंग काफ़ी बच्चे बैठे होंगे उनको कटिंग करना नहीं आता है, मुझे पता है, ठीक है। एक आधा तो होगा ही कटिंग करना नहीं आता है। एक और तरकीब है अपने पास, 26,000 लिखो फिर से, 26,000 इंटू ये 1,40,000 डिवाइड बाय 2,60,000। तो आप ये अमाउंट डायरेक्टली ले लेते हो रेशियो की जगह और डिवाइड बाय टोटल ले लेते हो तो भी वही अमाउंट आएगा, तो कटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपको कटिंग नहीं आती है तो। समझ में आया? क्योंकि देखो ये निकला कहाँ से, यहाँ से, ये निकला कहाँ से, यहाँ से, तो इसको यूज़ करेंगे तो भी चलेगा ना। सिर्फ आपको ऐसा लगेगा अगर बहुत लंबा कैलकुलेशन आ रहा है, अमाउंट ज़्यादा आ रहा है तो आपको लगेगा गलत तो नहीं हो रहा है, अमाउंट तो वही आएगा। समझ में आया? तो जिन लोगों को कटिंग नहीं आती, एंड तक नहीं आएगी अगर, तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया? तो आपको हाल फिलहाल लेना है रेशियो ये वाला, या फिर ये लोगे तो भी चलेगा अगर आपको और कटिंग आगे। चलो ज़ीरो की कटिंग समझ में आ गई, 4 कट रहे हैं, फिर समझ में नहीं आ रहा है 2 का टेबल जा रहा है तो ये ले लो तो भी चलेगा, दोनों में आंसर सेम ही आ रहा है। समझ में आया? तो 7:6 आपका रेशियो आ गया। चलिए इसके बाद पॉइंट, कैपिटल हो गया, सेल्स हो गया, गुड्स रिटर्न डेबिट, मतलब क्या है ये, परचेज रिटर्न कितना है, फिर क्रेडिटर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो या आउटस्टैंडिंग सैलरी तो ऑलरेडी है ही, इसलिए आउटस्टैंडिंग वेजेस होगा वो डायरेक्टली लायबिलिटी में आएगा, कितना है 700। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, पीएनएल में आएगी कितना 6600। फिर बैंक ओडी हमारी लायबिलिटी है कितना 2800। फिर करंट अकाउंट हो गया, ठीक है। अब टोटल वोटल पहले थोड़ा देख लें हम लोग, इनको प्लस माइनस करके, 121 1 18, चलो मैं ही कर देता हूँ। 81 में से 2 गया 79, दोनों साइड का टोटल करो, 1 18 और 19, 1 31 नहीं 1 37, और डेबिट साइड का टोटल तो कम ही है तो 137 दोनों तरफ लिख देते हैं अपने। 2 GP, 137 में से माइनस करो 15,079, पीछे एक बार नज़र मार लेना कोई ना कोई, बाय GP यहाँ पे आ जाएगा 41,400। अगेन दोनों साइड का टोटल करो, देखो किस साइड का टोटल ज़्यादा है, ये 48,000 और इस साइड का 7,800, फिर 27,000, 14,400, 1,800, 3,200, फिर से 1,800, ज़्यादा है उस साइड। 61,000 में से 48,000 माइनस करो, देखो नेट लॉस आ रहा है, अमाउंट यही है ना। अब नेट लॉस आया तो यहाँ पे जाएगा 2 नेट लॉस, ठीक है, कितना 13,000, और 13,000 को अपने को 7:6 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 7 और 6 आएगा। अब टोटल इसी साइड का ज़्यादा हो गया, यहाँ पे 13,000, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय डिविजिबल लॉस, धर्मा एंड कर्मा 13,000, ये आएगा 7,000। सीधा सीधा हिसाब है ना भाई, क्योंकि 13,000 है, डिवाइड 13 से हो रहा है तो 1000 आएगा, 1000 इंटू 7 7,000 और 6,000। अच्छा ये आएगा, यहाँ ये जाता था लॉस, यहाँ पे आता है ये 7,000 और 6,000, 2 डिविजिबल लॉस 31,320,000। अब दोनों साइड का टोटल करो, देखो किसी साइड का, किसका, किसी भी साइड ज़्यादा आ सकता है, ये इस साइड ज़्यादा है, 17 24 24 31 500, नहीं ये कितना था 31,500 आएगा ना,
ये 17,000 है ना, ये 7,500 और ये 7,000, 31,500, 31,500 ना, ये 31,500, ये 31,500। ध्यान दो, पहले धर्मा का ख़त्म कर दें। इस साइड कम है तो ये 31,500 बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 31/3/2017, इसको ख़त्म ही कर देते हैं। इस साइड आया तो वहाँ पे जाएगा एसेट्स में, तो ये धर्मास करंट अकाउंट 31,500। फिर इसका उस साइड ज़्यादा है 14,000, तो ये 14,000, ये आएगा 3,000 टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 31/3/2017, ये जाएगा यहाँ पे लायबिलिटी में, कर्मास करंट अकाउंट। ठीक है, करो टैली। 2,60,000, 3,000, 30,000, 700, 80,000, 1,200, 600, 2,800, 37,8,300। एसेट साइड का 70,200, 70,200, 80,000, 28,400, 87,000, 51,200, 19,000, 2,000, 9,000, 31,500। पीछे चेक कर लो एक बार।